Hello and welcome back everyone to this video of Elements of Company Secretaries Legislation Part 1। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना बहुत ही छोटा मोटा पुचकू सा चैप्टर है। ये चैप्टर 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, लगभग 2 वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आज के आज दोनों वीडियो डाल दूंगा मैं, क्योंकि बाकी चैप्टर्स को भी निपटाना है कि नहीं। ओके, देखते तो इस चैप्टर में क्या मतलब अपने को सीखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं ना, तो जब आप कंपनी सेक्रेटरीज बन जाओगे, ठीक है, तो आपको काम भी तो करना है। तो काम कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है, उसके बाद यार कौन से कंपनी में आप काम कर पाओगे वो भी तो जानना होता है कि नहीं। तो अगर आप आपके खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज, पढ़ाई तो एक साइड में होता है और अपना प्रैक्टिकल लाइफ अलग सा होता है कि नहीं। पढ़ाई का जो चक्कर है वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो एप्लीकेबल होता ही है, क्योंकि व्हाटएवर वी स्टडी इज एक्चुअली द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू इन प्रैक्टिकल, इजंट इट? बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी एक्चुअली हैव टू डील विद मोर थिंग्स। तो वहां से ना 100% से पकड़ लो 1% बस। यहाँ पे आपकी CSET में आपको बताया गया कि आपके ड्यूटीज क्या रहते हैं, आपके ऑब्लिगेशंस क्या रहते हैं, क्या क्या चीज ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, ऑल दिस। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चलते कि यार ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है ना, ये मतलब कब फॉर्म हुआ था, उसके बाद वगैरह वगैरह सब कुछ सीख लेंगे आज के इस चैप्टर में। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम फर्दर, लेट्स डिग इनटू इट। देखो, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI इज द ओनली रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है सर। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड बस एक ही इंस्टीट्यूशन है अपना जो रेगुलेट करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज को, isn't it? It is a premier national professional body set up under an act of the parliament. It is also a parliamentary act. पार्लियामेंट्री एक्ट से पास हुआ अपना कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, CA भी पार्लियामेंट्री एक्ट से ही पास हुआ है भाई मेरे। ओके, उसके बाद देखो, दी कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 ICSI फंक्शन अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MC के अंडर में आता है, ये MCA के अंडर में आता है अपना ICSI, है कि नहीं, ICSI। उसके बाद देखो क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the institute provides top quality education to the students of company secretaries courses and best quality set standards to CS members. उसके बाद at present there are more than 50,000 members and about 4,000 students on the roll of ICSI। ये तो झूठ है भाई, 50,000 और 4 लाख मेंबर्स नहीं, बहुत ज्यादा है। मेंबर्स भले कम है लेकिन एनरोलमेंट जो है ना बहुत भयानक ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर ICSI ये बहुत पिछला मतलब जमाने का बात है। ये 4 लाख जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये 4 लाख नहीं 10 लाख होगा यहाँ पे मिनिमम। ICSI has its headquarters at New Delhi for regional offices at 4 regional offices at New Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai and over 70 chapters across the India। Okay, तो यार ये जो ब्रांच होते हैं ना ICSI के, आपके आसपास भी ब्रांच, तो उनको हम लोग चैप्टर्स कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो कभी कभार यार कोई अगर चैप्टर बोल दे ना तो मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। वो जो ब्रांच है ना आपके ICSI का, तो उन्हीं को हम लोग चैप्टर्स कहते हैं। ओके, तो 70 चैप्टर्स है अपने क्रॉस इंडिया में। तो उसके बाद देखो क्या बताया यहाँ पे, ICSI has been contributing to the initiatives of the government of India and there are potential to excel the social economic growth of India। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आता है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा ICSI फॉर्म क्यों है, उनका तो विजन कुछ होगा, विजन मिशन होगा, मोटो भी होगा। विजन मिशन और मोटो क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं, विजन क्या होता है कि ICSI सोच क्या रहा है, ठीक है। मिशन क्या होता है, ICSI सोचने के बाद क्या अकम्प्लिश करने का सोचा, क्या डिसीजन लिया कि ये अकम्प्लिश करना है। उसके बाद मोटो, अपने को मतलब मोटिवेट करने के लिए एक मोटो लेकर चलना है ना, कि अपने को इसी दायरे में, इसी अनुशासन के साथ, इसी प्रतिष्ठा के साथ, और क्या था, और एक था कुछ अनुशासन प्रतिष्ठा और कुछ एक था यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो छोड़ो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो वो जो मतलब वो लेके अपने को चलना होता था, ठीक है, मोटो में।
तो विजन क्या है देखो, टू बी अ ग्लोबल लीडर, बेटा ग्लोबल लीडर बनना है आईसीएसआई को, ठीक है ना। प्रोमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बाद मिशन टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैकल्टीज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझ में आ रहा है? तो अपने को विजन तो यही है कि अपने को दुनिया में नाम अपना छापना है। उसके बाद मिशन यही है कि एक से बढ़कर एक अपने को सीएस प्रोफेशनल्स डेवलप करना है। उसके बाद मोटो क्या है बेटा, हमेशा सही बोलना, ठीक है। सही मतलब क्या, सच्चाई। सच्चाई हमेशा मुंह से मतलब मधु आना चाहिए, हमेशा मधु इन ए सेंस हनी आई एम टॉकिंग अबाउट। स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द लॉ, ठीक है। अपने को लॉ को हमेशा फॉलो करके चलना होता है और हमेशा सच बोलना होता है। समझ में आ रही है? ये अपना मोटो है आईसीएसआई का। क्लियर है भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं है मोटो में, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कोर वैल्यूज। आईसीएसआई का कोर वैल्यूज क्या क्या है? ओके, वी आर गोना लर्न अबाउट द कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई। पहला तो है इंटीग्रिटी, उसके बाद है एथिक्स, उसके बाद है रिलायबिलिटी, उसके बाद ओनरशिप, उसके बाद बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। एक एक करके हम लोग निपटाने वाले हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी देखते कि यार इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है सर। देखो सबसे पहले क्या इंटेग्रिटी, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है भाई, ऑनेस्ट रहना। ओके, ऑनेस्ट रहना। सिंपल से अगर आप लोग समझो तो क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब? ऑनेस्ट रहना। मॉरल प्रिंसिपल्स जो है ना, आपका जो मॉरल प्रिंसिपल्स है ना, वो एकदम तगड़ा रहना, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, यू आर बिल्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तो दैट शुड बी द कोर वैल्यूज। आपके अंदर वैल्यू, एक सा वैल्यू होना चाहिए कि अपने जो सीएस है ना, उसमें बेटा ऑनेस्टी होना चाहिए और बहुत ही भयानक स्ट्रॉन्ग वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम लोग बोले कि यार इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी क्या है ना, तो इसका मतलब यही है टू बी ऑनेस्ट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, इजंट इट? तो ये हो जाता है मीनिंग इंटीग्रिटी का। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इस मीनिंग को कनेक्ट करें ना अपने इस पूरे पैराग्राफ से, तो अपने को ये समझना होगा कि बेटा एक कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, उसके कोर प्रिंसिपल्स होना चाहिए। You have to set off some core principles, जिसमें क्या क्या है? With high standards, compassion, dependability, generosity, honesty, openness, transparency, loyalty, maturity, objectivity, trust and wisdom. Okay, तो ये सब चीज होना चाहिए। अभी यहाँ पे etymologically the word integrity derives from the Latin word इंटीगर, ठीक है। ये अपने को इंटीग्रिटी का लैटिन वर्ड सिखा रहे हैं कि यार इंटीग्रिटी कहां से निकला है। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। अपने को आईसीएसआई में क्या चाहिए? इंटीग्रिटी चाहिए। तो इंटीग्रिटी का सेट मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकता है? हाई स्टैंडर्ड, ओके, विद हाई स्टैंडर्ड, ओके, एम्पावर देम whom we are talking about? whom? the character of the personal, which personal? CS। देखो यहां से पढ़ते हैं। In this context, integrity may comprise the personal inner sense of wholeness deriving from character, courage, and consistency. As integrity conveys a sense of wholeness and strength, members shall be guided by a set of, देखो, members shall be guided by a set of, यहां से, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहां से लेके यहां तक रीड करना है, कुछ नहीं बोला यहाँ पर यही बोला कि बेटा बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं कंपनी सेक्रेटरीज का, है कि नहीं? ये अपने को यहाँ पे पढ़ना है। एथिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यार सर एथिक्स का क्या चक्कर है, एथिक्स क्या मतलब बोलना चाहते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ना, तो इंटीग्रिटी का भी आईसीएसआई ने क्या बोला कि बेटा ये लैटिन से डिराइव किया गया, तो यार एथिक्स भी तो कहीं से ना कहीं से डिराइव करना ही होगा ना, पूरा हिस्ट्री का बात कर रहा है। तो ये जो वर्ड एथिक्स है ना, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है एथोस। थैनोस नहीं, एथोस बोलो, एथोस, नॉट थैनोस, एथोस। तो यार एथिक्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बोले ना कि यार एथिक्स, तो अगर आपको मैं बोलूं एथिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, हाँ, कुछ भी कह सकते हो, बोलो ना यार, ट्राई करो। एक ना अंदर से ना एक कस्टम रहता है, ठीक है। अपना जो बिहेवियर है, अपना जो तौर तरीका है, अपना जो एक बिहेवियर है टू डील विथ थिंग्स, ओके, ये एक पर्टिकुलर एथिक्स, पर्टिकुलर कस्टम से बिलोंग करता है कि अपना अलग ही कस्टम है, मतलब अपना अलग ही मतलब रूल्स रेगुलेशन है अपने बॉडी का, कि हम लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं अगर कुछ सिचुएशन ऐसा आया तो उसके बारे में हम लोग एथिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स रहता है ना अपने अंदर, ठीक है, हर बंदे का एथिक्स अलग, मतलब अलग अलग होता है कि नहीं? यू हैव अ डिफरेंट एथिक टाइप
and the other person will definitely have some other ethics type, isn't it? Ethics means the person how to deal in life in a particular way, in a particular manner. तो आपका जो manner है, आपका जो condition है, आपका जो steps है to deal things in life is completely different from one another, isn't it? From the other person that's sitting next to you. So that is what we known as ethics. Understand? तो ethics हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि हाँ ये तो समझ में आ चुके, ग्रीक वर्ड है एथोस है, उसके बाद बताओ सर विच मीन्स कैरेक्टर और कस्टम। हाँ जी, ये भी हम कह सकते हैं कैरेक्टर और कस्टम। हाँ जी, आपके कैरेक्टर कैसा है, ओके आपके इथिक्स से पता चलता है कि आपके कैरेक्टर कैसा है, मतलब आपके चाल भाव से पता चलता है कि आपके कैरेक्टर कैसा है। अगर आप सिचुएशन कैसे डील करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे रिस्पॉन्स करते हो, उसी से तो पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इथिक्स। तो कैरेक्टर इज one or in the other way is connected with custom, है कि नहीं? आपका कैरेक्टर कैसे रहेगा, कैरेक्टर तो वैसे ही होगा ना जैसे आपका कस्टम्स रहेगा। कस्टम्स इन सेंस की रीति रिवाज, आपका बॉडी का रीति रिवाज कैसा है, समझो। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपके दिन में कस्टम क्या क्या है, मतलब व्हाट आर द कस्टम्स यू फॉलो इन द एंटायर डे। तो आप बोलोगे सर मैं सुबह उठता हूँ 10 बजे, उसके बाद सर पढ़ाई करने के बैठता हूँ मतलब 1 घंटा, उसके बाद थोड़ा खेल कूद कर लेता हूँ, उसके बाद खा पी कर थोड़ा सो जाता हूँ, उसके बाद शाम को उठता हूँ, फिर थोड़ा खेल लेता हूँ, फिर 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। तो ये एक कैरेक्टर हो गया एक बंदे का, ये एक एथिक्स हो गया, ये एक कस्टम हो गया एक बंदे का। और दूसरी साइड में एक बंदा बोलेगा कि यार सर मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे उठता हूँ, थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 3 घंटा रेगुलर पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद 2 घंटा रेगुलर पढ़ाई, उसके बाद थोड़ा टाइम पास करता हूँ 1 घंटा, उसके बाद अगेन मैं नहा धो के, उसके बाद खाना वाना खा के लंच करके, उसके बाद थोड़ा और पढ़ाई कर लेता हूँ, उसके बाद शाम को उठ के फिर से 3 घंटा 2 घंटा ऐसे करके पढ़ाई, 8 आवर्स का पढ़ाई का शेड्यूल रहता है दूसरे बंदे। तो उसका कस्टम अलग है, जो दूसरा बंदा है ना उसका कस्टम अलग है उसके लाइफ में, है कि नहीं? तो ये जो इथिक्स है उसी से तो पता चलता है आपका कैरेक्टर कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर डू यू हैव, इजंट इट? आपके कस्टम से ही पता चलता है एक्चुअली, इजंट इट? तो लेट्स डिग इनटू इट। तो नॉर्मली अगर हम इथिक्स का बात करें तो बहुत कुछ आता है, एक तो कस्टम आता है, एक तो कैरेक्टर आता है, एक तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसका जो आप जो डिक्लेरेशन दोगे ना आपके हिसाब से क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उससे भी तो आपका कैरेक्टर पता चलता है कि नहीं? देखो आपके हिसाब से क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इससे भी तो आपका कैरेक्टर पता चलता है ना, इससे भी तो आपका कोर वैल्यू जो है, इथिक्स जो है वो पता चलता है मेरे को, है कि नहीं? तो यही सब है। क्या लिखा है यहाँ पे? द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स, मॉरल नेचर और गाइडिंग बिलीफ ऑफ ए पर्सन, इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप। ये देखो यहाँ पे बोल दिया, इतना टाइम से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन में खत्म कर दिया। डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर, ठीक है, आपका कैरेक्टर दूसरे बंदे से अलग है। मॉरल नेचर, आपका जो मॉरल वैल्यूज है, मतलब कस्टम्स भी कह सकते हो आप, ठीक है, वो जो है वो अलग है। और गाइडिंग बिलीफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है, गाइडिंग बिलीफ ऑफ ए पर्सन, आपका क्या विश्वास है नहीं विश्वास है, आप कैसे अपनी लाइफ को गाइड करते हो, ठीक है। दैट इंस्टीट्यूशन और ग्रुप, अगर आप इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो, ऑल दिस थिंग्स ना, ये जो कैरेक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, मॉरल नेचर का बात करें, ये इट इज इन कंसिडरेशन विद अ पर्सन एंड आल्सो टू एन इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप ऑफ पर्संस और एनीथिंग। समझ में आ रहा है? इन 3 चीजों का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो पर्सन, इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप, ठीक है, इट मे बी ऑफ एनीथिंग। अभी आओ एथिक्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपल से बताना है। देखो भाई साहब को प्रोसेसिंग ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हाँ जी ये देखो यहाँ पर आ गया प्रोसेसिंग ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो आपके सेंस में जो है ना राइट है या रॉन्ग है, इससे भी आपका एथिक्स का पता चलता है। व्हाटएवर इज कंसिस्टेंशियली राइट इज एथिकल, व्हाटएवर इज नॉट इज अनएथिकल। इन अदर वर्ड्स एथिक इज द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग coupled with a desire to do good in some measures for someone. The ICSI have been built on the principle of ethics and its members continuously strive to promote ethical practices, okay, and hold the profession in high esteem, which is integral or to maintaining quality and reputation of both the ICSI and its members. Easy है भाई, रीड करना है बस, ठीक है, बस मतलब ICSI हमेशा सही रहना चाहिए, ठीक है, तो उसके प्रोफेशन में हाई स्टीम होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रल मेंटेनिंग क्वालिटी एंड रेप्यूटेशन, अपना जो रेप्यूटेशन है आईसीएसआई का, क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो बढ़िया होना चाहिए। तो ये सब के बारे में बता रहा है यहाँ पे।
ओके, ये सब कब बढ़िया रहेगा? जब आपका इथिक्स जो है, जब आपकी इथिक्स जो है वो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं? मॉरल वैल्यूज बढ़िया रहेगा। राइट और रॉन्ग, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, वो आपका एलिजिबल होना चाहिए, वो आपका बढ़िया होना चाहिए, वो एकदम रिफाइंड होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। तभी तो आपका मतलब इथिक्स बढ़िया रहेगा और तभी तो आप आईसीएसआई को सर्व कर पाओगे, है कि नहीं? अगर आप गलत को सही बता रहे हो तो आपके इथिकल वैल्यूज बहुत गलत है, आपका इथिकल वैल्यूज बहुत गलत है, क्योंकि आप कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? आ जाओ, उसके बाद देखो रिलायबिलिटी के चक्कर क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बेटा आप जो है ना, आप कंपनी हो, कंपनी जी सुनो, आप अगर मेरे को आपके कंपनी में सीएस बनाते हो ना, तो आप पूरा मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो, पूरा डिपेंडेंट रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है ना वो हमेशा बढ़िया रहेगा। और मैं जो कमिटमेंट करता हूँ ना बेटा, अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ, कंपनी जी सुनो, अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो मैं खुद का भी नहीं सुनता उसके बाद से, ठीक है? तो ये होना चाहिए आपका कमिटमेंट, बहुत भयानक कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप बोले हो कि मैं सही से काम करूंगा, सही से काम करना चाहिए। तो रिलायबिलिटी, कंपनी कैन बी रिलायबल ऑन यू, इजंट इट? सो रिलायबिलिटी इज एन अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कमिटमेंट। ये तो चलो इतना समझ में आ चुका है। एट आईसीएसआई, reliability is a core value reinforced by stringent processes, especially focusing on quality of service, predictability and reliability. The values are an intrinsic component of work culture and sustainable growth. Quality and predictability through commitment and value added services is what would be the strongest USP of the ICSI and its members. We shall continuously build on reliability as our core value for subtotal of the quality services to our stakeholders. बेटा इस चैप्टर से ना लगभग कम से कम 2 या 3 मार्क भी आ जाए ना तब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? उतना कुछ इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इस चैप्टर में, समझ में आ रहा है ना? लेकिन फिर भी अपने को अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन ये जो है ना, आपको इतना भी ध्यान में रखना है कि देखो, एक तो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपना, है कि नहीं? सीएसईटी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो मार्क्स सेंट्रिक होना चाहिए आपका दिमाग, ठीक है? जो कुछ भी चैप्टर है बस रटे जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्क्स सेंट्रिक होना चाहिए, किस चैप्टर में से कौन सा कितना आ सकता है ना, उतना भी आपको डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए थोड़ा अपने अंदर भी। स्मार्ट लर्निंग होता है ना, वो भी करना होता है कि नहीं? तो रिलायबिलिटी का समझ चुके हो, ठीक है? पहला जो लाइन है ना, इधर से इधर तक, यही काफी है आपके रिलायबिलिटी को समझने के लिए, ठीक है? समझ में आ रहे हो? देखो यहां से यहां तक इट्स इजी, ओके? क्वालिटी ऑफ सर्विस देना, कमिटमेंट जो किया है वो करना है, ओके नहीं? और ये क्या चीज है रिलायबिलिटी जो है ना, इट्स अ कोर वैल्यू ऑफ आईसीएसआई। ओनरशिप देखो, ओनरशिप का क्या मतलब होता है यहाँ पे? देखो, ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, स्टेक होल्डर मतलब बन जाओगे या फिर शेयर होल्डर बन जाओ, ऐसा नहीं है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ना आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास वो औकात होना चाहिए कि हाँ बेटा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा, पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए आपके अंदर। ओनरशिप ऑफ टेकिंग, इवन इफ यू डू सम मिस्टेक, इवन इफ समथिंग कम्स अगेंस्ट द कंपनी, तो अपने ऊपर लेना जो है ना वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हाँ मैं खड़ा रहूंगा, जब हर कोई डर जाए ना तो मैं खड़ा रहूंगा कंपनी को बचाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? ऐसा चक्कर है इसका ओनरशिप का। तो अगर हम लोग ये पढ़े तो यार देखो एक चीज बताओ, अगर ओनरशिप रहेगा ना तो क्या होगा? अगर ओनरशिप का, अगर हम लोग ओनरशिप का जो है वो अपने अंदर रहेगा कि हाँ I would own it even if it's a wrong thing or a right thing, तो अपने अंदर में क्या होगा कि हमेशा सच, देखो मेरे अंदर में अगर ये चीज है कि अगर मैं काम करता हूं ना, तो अगर ये गलत है, समझो अगर इसका नतीजा गलत निकलता है या फिर अच्छा निकलता है, दोनों मेरे ऊपर आएगा, इतना कैपेबल होना चाहिए मेरे को। तो मेरे अंदर में अगर वो सेंस है ना, तो हमेशा मैं सही चीज ही करूंगा, गलत चीज तो करूंगा नहीं ना। देखो कौन बंदे गलत चीज करते हैं, जो ओनरशिप का चक्कर नहीं रखते। अगर यार मैंने कोई मिस्टेक किया ना, तो इसका गलती जो है ना, इसका इल्जाम किसी और के ऊपर आएगा, ठीक है? वो बंदे गलती करते हैं। लेकिन वो बंदा जो ये सोचता है कि अगर मैं कोई भी चीज किया ना, तो अगर इसका कोई नुकसान हुआ तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मेरे को ही लेना है, कोई और नहीं लेगा, मेरे को ही लेना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ऐसा सेंस बन गया आपके अंदर, आप तो हमेशा सच्ची, मतलब
आराम से सही काम ही करने वाले हो, गलत काम तो नहीं करोगे आप, है कि नहीं। तो वो ओनरशिप का चक्कर है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक रीड, और कुछ नहीं, यहाँ पे रीड करना है, ओके। उसके बाद देखो बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ये तो खत्म हो चुका है शायद। अच्छा भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको कट कर देना है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, इसको कट कर देना है, ये नहीं लिखना है आपको। अगर पीडीएफ में है तो देख लियो, ये आपको नहीं लिखना है, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ने वाले ये वाला चीज, ओके। आ जाओ, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, इसका क्या मतलब होता है बेटा। बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, स्टेक होल्डर इज आवर मोस्ट वैल्यूड कंस्टिट्यूएंसी when it comes to being able to achieve our goal. We believe in constant stakeholder consultation and it's translating their aspiration into achievable goals. We take pride in having a transparent and stakeholder focused approach, in having a trustworthy and collaborative relationship with them. It will be our endeavor to constantly activate new channels and pathways to not only meet but beat the expectations of our stakeholders. This window into the future will help us to achieve sustained performance and growth. सेम चीज है भैया, स्टेक होल्डर सेंट्रिक मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। तो अपने को हमेशा शेयर होल्डर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, वार्तालाप करना चाहिए, वार्तालाप करके कंसल्ट करके उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर, और अपने अंदर ये होना चाहिए कि हमेशा स्टेक होल्डर जो चाहते हैं ना वो हम लोग अचीव कर पाए, क्योंकि ना यार ये स्टेक होल्डर जो है यही तो मालिक है कंपनी का, ओके, यही तो मालिक है कंपनी का, मालिक। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर है बात, इजी है। तो यहां से लेके यहां तक रीड करना है, ओके। अगर आएगा ना तो बस यही आएगा कि बताओ यार कोर वैल्यूज कौन सा है। तो कोर वैल्यूज जो है वो अपने को अच्छे से देख लेना है। अभी आ जाओ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है चीज। According to Section 21C of the Companies Act 1980, Company Secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India. तो कंपनी CS कौन रहता है, जो कि ICSI का एक मेंबर रहता है। अगर आप मेंबर बन जाओ ICSI का तो आप क्या हो जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी, isn't it? The role of company secretary is defined in various other legal enactment. ठीक है, उसका रोल क्या है वो अलग अलग enactment में बताया गया है। अपने को ये याद रखना है कि कंपनी सेक्रेटरी इज द की मैनेजर पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल, KMP होता है कंपनी सेक्रेटरी। देखो ये जो KMP का दर्जा है ना, ये किसी भी और प्रोफेशन को नहीं मिला है, किसी भी और प्रोफेशन को नहीं मिला है। कोई भी आप CA पकड़ लो, CMA पकड़ लो, कॉस्ट ऑडिटर पकड़ लो, ठीक है, नॉर्मल ऑडिटर पकड़ लो, अकाउंटेंट पकड़ लो, किसी को भी ये दर्जा नहीं मिला है की मैनेजरियल पर्सन का। और एक कंपनी में सबसे ऊंचा दर्जा होता है की मैनेजरियल पर्सन का। वहां पे क्या कौन कौन आता है पता है आपको, डायरेक्टर आता है और कंपनी सेक्रेटरी आता है, CFO भी आ जाता है, ओके, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है और डायरेक्टर्स आते हैं। समझ में आ रहा है। तो जहां पे डायरेक्टर्स रहते हैं ना उसी लेवल पे रहता है ये कंपनी सेक्रेटरी। मतलब एक कंपनी जो चलता है ना, डायरेक्टर के साथ उठना बैठना होता है कंपनी सेक्रेटरी का। कोई भी डिसीजन लेते हैं डायरेक्टर तो क्या हो जाता है, अपने को कंपनी सेक्रेटरी को पूछ के लेना होता है, ठीक है। मैं एक को आप फैक्ट बताता हूं आपको, जब तक कि ना एक कंपनी सेक्रेटरी है ना, वो जब तक कि ना एक मीटिंग में अपना पैर रखे ना, तब तक जो है ना मीटिंग का पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। जब तक अपना कंपनी सेक्रेटरी जो है वो अपनी मीटिंग में पहुंच ना जाए तब तक एक पत्ता तक नहीं हिलता मीटिंग का। क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है ना CS से पूछ के लेना भैया, क्योंकि ही इज दी, हाँ बोलो, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ आवर व्हाट, ही इज द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ आवर कंपनी। समझ में आ रहा है ना चीज। तो ये बात है, ठीक है। और बताओ, Section 203 of the Companies Act 2013 reads with Rule 8 of the Companies Act. Rule 14, rule में लिखा है 2014 provides that every listed company and every public company having a paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have to be whole time key managerial personnel. ठीक है। तो अगर आपके कंपनी का ना 10 करोड़ का आपका शेयर कैपिटल है, PUSC, पेड अप शेयर कैपिटल, 10 करोड़ का आपका पेड अप शेयर कैपिटल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये 3 बंदे रखना होगा, 3 बंदे रखना ही होगा की मैनेजर पर्सनल, ठीक है, 3 बंदे रखना ही होगा फॉर पब्लिक कंपनी एंड एवरी लिस्टेड कंपनी,
एवरी लिस्टेड कंपनी सर मतलब लिस्टेड कंपनी मतलब क्या सर? लिस्टेड कंपनी मतलब जिनका शेयर्स है ना वो ट्रेडिंग होता है कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, खरीदा बेची होता है अपना शेयर्स कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। उन कंपनीज को कहते हैं हम लोग लिस्टेड कंपनीज, ठीक है ना? तो उन सबको रखना होगा क्या? मैनेजरियल डायरेक्टर या फिर सीईओ, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजर एंड इन देयर एब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है? होल टाइम डायरेक्टर या और का मतलब समझ में आ रहा है? सब कोई को नहीं रख देना है, ठीक है? कोई एक को, किसी भी एक को और है, देखो किसी भी एक को। और अगर ये तीनों नहीं है ना तो एक होल टाइम डायरेक्टर रखो बेटा। और कंपनी सेक्रेटरी तो रहना ही चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी तो रहना ही चाहिए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ भी रहना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू रूल 8A ऑफ द कंपनीज rules, every private company which has a paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have a whole time company secretary। तो प्राइवेट कंपनी को लोग भी बोल दिया, हर कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या लो, ठीक है? लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है, ये सब दरकार नहीं है ना। सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब दरकार नहीं है। ये तो लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के लिए दरकार है, ठीक है? और प्राइवेट कंपनी में बस एक ही चीज दरकार है कि आप एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो है वो रख डालो आप प्राइवेट कंपनी के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी के लिए तीनों जरूरी है, ठीक है? ये तीनों जरूरी है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के लिए बस एक कंपनी सेक्रेटरी है, वही इनफ है। तो भाई और बहनों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है? बहुत ही छोटा लेक्चर था, हाँ जी लेक्चर छोटा था, चैप्टर भी तो छोटा है, तो और एक वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे? थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन काइंडली गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर अमंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।